हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो अभी लास्ट 35 डेज़ बचे हैं उसमें क्या करना चाहिए उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और आई वुड सजेस्ट यू वन इम्पोर्टेंट थिंग जिस पे आपको लास्ट जो 35 दिन बचे हैं उस पे फोकस करना है और उसी को फोकस करके चलना है। क्योंकि क्या होगा ना, देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अभी तक पढ़ लिया है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले का अटैम्प्ट ऑलरेडी दिया हुआ होगा, मतलब जो सेकंड अटैम्प्ट में होंगे, थर्ड अटैम्प्ट में होंगे, कुछ लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में होंगे। तो मैं एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि तुम्हारा जो नॉलेज है ना, वो एक मोमेंट के बाद में, मतलब जैसे तुम्हारा जो फर्स्ट अटैम्प्ट होता है उसमें क्या होता है कि बंदे की एक फाउंडेशनल जो नॉलेज है वो बिल्टअप हो जाती है। उसके बाद तो बंदे को रिविज़न करना होता है। अब क्या है ना कि अब जो 30 दिन बचे हैं, फॉर एग्जाम्पल अराउंड 30-35 दिन बचे हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि यू हैव टू एक्सेप्ट दीज रियलिटीज़ दैट यू कांट इंक्रीज योर नॉलेज सब्सटेंशियली। इस जो पर्टिकुलर ये 30 दिन बचे हैं, 30-35 दिन, इसमें तुम अपने नॉलेज को इतना सब्सटेंशियली इंक्रीज़ नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने जैसे पार्लियामेंट के कुछ कंसेप्ट पढ़े हैं, आपने इकोनॉमी के कुछ कंसेप्ट पढ़े हैं, तो उसमें आप इतना सब्सटेंशियल आपका नॉलेज इंप्रूव नहीं कर पाओगे। गेटिंग दैट? आप क्या कर पाओगे? ओनली रिविजन इज़ पॉसिबल। रिविजन किसका? जो कोर सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री, इन सब का, और जो अपना इन्वायरमेंट है, इन सब का कर पाओगे, ठीक है। दूसरा ये है कि आप अभी जो 30-35 दिन है ना, आई वुड सजेस्ट यू वन सिंपल थिंग, मतलब ओनली एक चीज़ पे आपको फोकस करना है पिछले जो अभी 35 दिन बचे हैं। और आपने अगर रिलीजियसली उसको फॉलो कर दिया ना, 100% मैं श्योर हूँ कि आपका नाम लिस्ट में होगा। तो उसके लिए करना क्या है, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई कि यू कांट इंक्रीज योर नॉलेज सब्सटेंशियली, आप अपने माइंड में लेके चलो, 30 दिन कल निकल जाएंगे, ठीक है। दूसरा है कि आप रिवीजन ही पॉसिबल है, आप रिवीजन पे फोकस करो। तीसरी चीज़ क्या है कि जो PYQs पे है उस पे फोकस करना। मैं एक अच्छी स्ट्रेटजी बताऊंगा जो मैं जनरली फॉलो करता हूँ। जिस लाइक मेरे दोनों अटैम्प्ट में, पिछले वाले में GS में अराउंड 110+ मार्क्स आए हैं। तो उसमें मैंने लास्ट जो 35 डेज़ है, 30 डेज़ है, उसमें मैंने एक ही काम किया है। और इस बार भी आई एम थिंकिंग ऑन द सेम वे कि मुझे लास्ट 35 दिनों में यही काम करना है, इसी पे काम करना है कि PYQs पे फोकस करना है, ठीक है। फिर है कि यू शुड नॉट एंड यू मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ CSAT। क्योंकि CSAT ऐसा है कि अब तुम्हें पता ही है कि लोगों के GS में 110 आ रहे, 120 आ रहे, लेकिन CSAT में अटक रहे हैं। तो उसको भी टाइम दे के चलना है। प्लस अभी ये है ना कि अभी तुम जो लास्ट महीना है उसमें अपना, तुम्हें पता है कि तुम अपना नॉलेज को सब्सटेंशियली इंक्रीज ना कर पाओगे, बट तुम अपने एप्टीट्यूड को शार्पन कर सकते हो। अपनी जो क्वेश्चन की अप्रोच है उसको, क्वेश्चन सॉल्व करने की अप्रोच को अच्छा कर सकते हो। इवन तुम जैसे जो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें जैसे हमने 1200 क्वेश्चन डिस्कस करे हुए हैं, वो आपको जो भी डिटेल्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। प्लस आप मेरे को कॉल कर सकते हो, जो भी आपका डाउट्स है उसको रिजॉल्व कर सकते हो। और आई थिंक लास्ट के 30 दिन में अगर आपने 1200-1300 क्वेश्चन PYQs के लगा लिए, विथ नॉलेज, विथ लॉजिक, विथ टेक्निक्स, तो आपको ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो 10 से 15 मार्क्स आपका सब्सटेंशियली इंक्रीज़ करवा सकती है, ठीक है। तो हम लोग अभी एक चीज़ डिस्कस करेंगे, एक पर्टिकुलर हैबिट, एक पर्टिकुलर वे, एक पर्टिकुलर अप्रोच जो आपको डेफिनेटली मार्क्स देगी और अराउंड 15 से 20 मार्क्स देगी। एंड दिस इज़ ओनली वन थिंग, ठीक है। ज़्यादा मैं बिल्कुल इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा, बहुत सिंपल जो मैंने फॉलो किया है और जो मैंने सुना भी है, जो भी टॉपर्स थे और जो भी मेरे जो फ्रेंड सर्कल में लोग हैं वो भी करते हैं। लास्ट 30 to 35 डेज़, 40 डेज़, इन दिनों में एक स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करोगे तो आपका डेफिनेटली निकल जाएगा। अब करना क्या है, उससे क्या फ़ायदा होगा? आपकी एक सेल्फ ऑडिटिंग होती रहेगी, जैसे कैग करता है। तो उसमें क्या होगा कि यू विल बी योर ओन कैग। तो आप क्या करोगे, हर दिन आपकी ऑडिटिंग करोगे, हर दिन आपकी ऑडिटिंग होती जाएगी कि मेरा इतना सिलेबस हो गया, इतने मार्क्स का, मैं लगभग इतने मार्क्स के अराउंड मेरा अभी है स्टेटस। धीरे 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 लास्ट में आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, ओवरऑल कॉन्फिडेंस आएगा कि अब मैं पेपर को सॉल्व करने का एक कैपेबल इंसान बन गया हूँ। गेटिंग दैट? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने 22 का पेपर लिया है, क्योंकि जनरली ये है कि 22 का लेटेस्ट पेपर है और मैंने खुद ने दिया है। तो आपको क्या करना है, मैं दो चीज़ें बताऊंगा। जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या करना है, अभी जो 35 दिन बचे हैं उसमें क्या करना है कि कल से ही आप कर लो स्टार्ट। मान लो कि आप हफ्ते में 5 दिन PYQ को दे रहे हो और 2 दिन अपना जो भी विजन की टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, इनसाइड की लगा रहे हो, जो भी आप लगा रहे हो लगाओ। लेकिन 5 दिन आपको PYQs को देने, ठीक है। तो 35 दिन है, आप मान लो कि आपके पास 4 हफ्ते हैं, 5 हफ्ते हैं। तो 5 हफ्ते में अराउंड आपके पास 25 दिन है PYQs को देने के लिए, ठीक है। 25 दिन में आपको क्या करना है कि जैसे ये 22 का पेपर है, अब जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बहुत लोगों से सुना भी है, बहुत लोग भी करते हैं
कि एक किसी पर्टिकुलर कोचिंग का या फिर किसी का एक PYQs का मटेरियल की उन्होंने एक एक ऑप्शन गूगल किए हैं, तो चलो उसको पढ़ लेते हैं। सी, उसकी एक लिमिटेशन है। तुम खुद से करोगे तो तुम्हें नॉलेज भी पता चलेगी, तुम्हें अप्रोच भी पता चलेगी, तुम्हें पूरा कंसेप्ट समझ आएगा। ठीक है, तो जैसे ये पेपर है 2022 का मैंने पेपर लिया, और जिस वे से मैं करता हूँ मैं आपको बताऊँगा कि ये सबसे इफेक्टिव क्यों है, प्लस इससे आपके सब्सटेंशियली मार्क्स 20 मार्क्स तक इम्प्रूव हो सकते हैं अभी भी 1 महीने में। प्लस इसके अलावा ये चीज़ है कि आप कंटिन्यूसली उस टाइप के पैटर्न में आप टच में रहोगे मॉर्निंग में, अगर आप सुबह करते हो तो। और ये आपका लास्ट दिन जब एग्ज़ाम D-Day होगा उस दिन रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं हो जाएगा 2 घंटे में। जो आप अभी पढ़ रहे हो, जैसा आप अभी माइंडसेट बिल्टअप कर रहे हो, वैसा ही वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। तो आपको करना क्या है, फॉर एग्जांपल आप जैसे ये कर रहे हो, ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन है और आप PYQ सॉल्व कर रहे हो। एटलीस्ट जो 2013 से लेके 2022 तक है, ये पेपर आप करके जाओ। एटलीस्ट ये जो इतने साल के पेपर है उनको इस वे से करके जाना है, पिछले जो अभी 35 दिन बचे हैं उसमें ओनली एक तरीके से। सी, अब क्या करना आपको, जैसे ये पढ़ा आपने कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी क्या है, ठीक है। एक अब देखना, इस पर्टिकुलर चीज़ को गूगल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन क्यों आया, किस थीम से आया है। जो अपनी इकॉनमी है उसमें BOP है, पढ़ा होगा तुम सब लोगों ने अराउंड BOP के रिगार्डिंग। प्लस उसमें क्या पढ़ा है हमने, जनरली जो बेसिक कंसेप्ट है BOP के, जो इसमें IMF का क्या रोल है, वर्ल्ड बैंक का क्या रोल है, इन सब की चीज़ों की बात करिए। ये पर्टिकुलर चीज़ बात कर रहा है IMF की, ठीक है। IMF की जब बॉब क्राइसिस होती है और उस टाइम IMF का क्या रोल होता है, किस टाइप की लैंडिंग करता है IMF, कौन सी टाइप की करता है, जैसे नॉन कंसेशनल करता है, कंसेशनल करता है, ठीक है। UPSC ने अपने CDS के पेपर में भी ये पर्टिकुलर चीज़ दी थी, एक्सटेंडेड ट्रेडेड फैसिलिटी ऐसा कुछ करके हैं जो IMF प्रोवाइड करता है। तो और पिछली साल ये भी दिया है, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। तो अब आपको क्या करना है, लास्ट जो 35 दिन बचे हैं उसमें क्या करना है कि आपको पता चल गया कि ये IMF का क्वेश्चन है, आपको उसी टाइम में IMF की वेबसाइट पे जाना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है। टाइम लगेगा आपको, मैं बोल रहा हूँ टाइम लगेगा, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यही होगी कि आपको अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से क्या करना, पूरा IMF को छानना है, उसका लैंडिंग पैटर्न देखना है, वो लैंड कैसे करता है, शॉर्ट टर्म कैसे करता है, लॉन्ग टर्म कैसे करता है, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है। और अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, मैंने अभी एक लेटेस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF डाली है, जिसमें जो भी ऑफिशियल साइट्स हैं उनके पूरी अच्छे से, उनके अराउंड हर ऑफिशियल साइट्स के 10 से 15 पेजेस के नोट्स हैं। थोड़े लेंदी है, बट अगर क्वेश्चन आया तो आपका 100% क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप उसको साइड बाई साइड एज ए रेफरेंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ से क्या करना है कि पूरे जो BOP है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, आपको 12th वाली इकॉनमी साथ में रखनी है बुक, जो 12th वाली इकॉनमी बुक है वहाँ से आपका BOP हो गया स्टैटिक, गेटिंग दैट, इसी पर्टिकुलर एक क्वेश्चन से आपका स्टैटिक हो गया रिवीजन इकोनॉमी का। साथ में क्या हुआ, आपका IMF का रोल रिवीजन हो गया कि IMF क्या करता है। हर साल 1 से 2 क्वेश्चन IMF से आते हैं, 1-2 क्वेश्चन BOP से आते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें हो गई। फिर क्या करना है आपको, फिर जो अदर ऑप्शन है, अदर ऑप्शन में क्या बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक का। आपको अभी थोड़ा सा गूगल करके देखना है कि वर्ल्ड बैंक का क्या काम है, वर्ल्ड बैंक कौन से फंड एडमिनिस्टर करता है, किसको सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड बैंक की सिस्टर एजेंसीज क्या है, वर्ल्ड बैंक द हिंदू लिख लो, करंट में क्या है। तो इससे क्या होगा कि ये पर्टिकुलर जो पूरा क्वेश्चन है ना, वो हॉलिस्टिकली आपका बिल्टअप हो गया है। साथ में आपने स्टैटिक भी रिवाइज कर दिया है भाई। जो BOP है उसका हाथ आपको क्या करना है, साइमल्टेनियसली काम करना है। अब आप सब्जेक्ट वाइज नहीं कर सकते हो, मतलब करो भले ही, इट्स योर चॉइस, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इंटीग्रेटेड स्टडी करो। अभी जैसे आपने ये BOP देखा, उसी टाइम आपने स्टैटिक पूरा रिवाइज किया कि BOP में क्या है, साइड बाई साइड आपने IMF को देखा कि IMF का क्या रोल है, उसके साइड में आप ये देख लो कि IMF अभी क्या कर रहा है, करंट में क्या चल रहा है, प्लस वर्ल्ड बैंक का। ये मैंने ऑलरेडी नोट्स बना रखे हैं, इसके डाल रखे हैं, बट जस्ट एज ए रेफरेंस आपको यूज़ कर सकते हो वहाँ से टेलीग्राम चैनल। और कुछ लोग बोल रहे थे कि सर आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक काम नहीं कर रहा है, आप प्लीज़ टेलीग्राम पे जाके द प्रोफेसर UPSC करके सर्च करो, आपको वहाँ से मिल जाएगा, पब्लिक चैनल है, वहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ से आपको क्या करना है, सबसे पहले BOP को जाके स्टैटिक रिवाइज करना है, फिर IMF का रोल देखना है, फिर वर्ल्ड बैंक का रोल देखना है, फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक बारी देखना है, ठीक है। तब जाके ये क्वेश्चन पर्टिकुलर जो पूरा क्वेश्चन है वो आपका 1 से 1.5 घंटा लेगा। लेकिन क्या करना है, अब लेगा, टाइम लेगा, लेकिन आपको क्या पता चला है कि BOP से अगर भले ही स्टैटिक के, देखो हर साल 2 क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग ऑन एन एवरेज, आपके क्या हुए, 4 मार्क्स फिक्स हो गए, 4 मार्क्स आपके फिक्स हो गए विद इन 1 to मतलब 1.5 आवर। श्योर,
इतना आपको मैं बहुत सिंपल रखूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो को, क्योंकि आपको क्या करना है, आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि 1 महीने में आपका नॉलेज सब्सटेंशियली नहीं इंप्रूव होगा। तो आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर चीज़ से आपने पूरा स्टैटिक रिवाइज कर दिया, करंट रिवाइज कर दिया, प्लस जो यूपीएससी पूछ रही है वो भी आपका रिवाइज हो गया। तो 3 चीज़ें रिवाइज हो गई, आपका स्टैटिक रिवाइज हो गया, आपका आईएमएफ रिवाइज हो गया, और जो भी आईएमएफ द हिंदू या द वर्ल्ड बैंक द हिंदू करके आपका जो करंट है, थोड़ा बहुत करंट देख लिया कि आईएमएफ क्या क्या काम कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से क्या होगा, एक तो आपका पूरा ये सारा सिस्टम रिवाइज हो गया। उसके बाद क्या होगा, अब पीवाईक्यू में जब भी आप आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का देखो ना, तो उस क्वेश्चन को आप क्रॉस कर दो, उसको रिवाइज ही नहीं करना, उसको कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। स्टैटिक प्लस आपका करंट और प्लस जो पीवाईक्यू है, वो तीनों चीज़ें हो रही है। गेटिंग दैट, एक स्टैटिक भी हो रहा है, एक आपका जो पीवाईक्यू है वो भी हो रहा है, और एक आपका जो करंट है वो भी हो रहा है। समझ आया आपको? तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू डू। आपको जो लास्ट में 35 दिन बचे हैं, हर दिन ये एक्सरसाइज करनी है, एटलीस्ट 5 से 6 घंटे। आप पेपर लेके बैठो, 2022 का पेपर लेके बैठो, धीरे धीरे करोगे, धीरे धीरे तो आपका क्या होगा, 2022 का एक दिन लेगा, फिर 2021 का कर लो। तो आपके पास कितने दिन है, मैंने अभी ऊपर एक असेसमेंट किया था कि आपके पास 25 दिन है। तो 25 दिन में एटलीस्ट तुम 3 बार इस टाइप से रिवाइज कर सकते हो। तो आपको एग्जैक्ट पता होगा कि जो पूरा बीओपी का कंसेप्ट है, मैं ऐसे ही करता हूँ। मतलब मैंने पिछले दोनों अटेम्प्ट्स में यही काम किया है कि पीवाईक्यू वाइज स्टैटिक, करंट और जो भी पीवाईक्यूज में पूछा है वो पर्टिकुलर चीज़ को आप उसी टाइम कंप्लीट करो। तो आपके माइंड में क्या होगा कि मैंने 4 मार्क्स का अपना कर लिया। आप एक साइड में अपना चार्ट बना लो कि 4 मार्क्स का एक बारी मेरा रिवीजन हो गया। फिर देखो ये कंसेप्ट है, फिर मान लो ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये एक वे आपको समझ आ गया। मैं कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लूँगा क्वेश्चन, ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे देखो, द इन्फ्लेशन कंसेप्ट, इन्फ्लेशन का पूछ रहा है, इज़ टू हाई, आरबीआई इज़ लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। रुपी इज़ रैपिडली डिप्रिशिएटिंग एंड आरबीआई इज लाइकली टू सेल। मतलब ये एक इम्प्लीकेशन पूछ रहा है, ठीक है। इफ इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर टू फॉल, दैट इज लाइकली टू इंड्यूस आरबीआई टू बाय डॉलर्स। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो इन्फ्लेशन का कंसेप्ट है उसको पूरा रिवाइज करना है आपको। अब आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल अगर आप लाइब्रेरी जाते हो या फिर अपने रूम पे पढ़ते हो, आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट के जो भी छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं उसको एक साथ रखना है। अब सब्जेक्ट वाइज वाला काम खत्म करो, आपको एक हॉलिस्टिक माइंडसेट बिल्टअप करना है पूरे पेपर को अप्रोच करने के लिए। गेटिंग दैट, अब वो आपको स्क्वीड उस पर नहीं जाना है कि सब्जेक्ट वाइज कर लिया, ठीक है आप कर लो, अगर आपका एक वीक सब्जेक्ट है तो उसको करो, लेकिन जो ब्रॉडर अप्रोच बनानी है वो पूरे पेपर को सॉल्व करने की बनानी है। तो उसमें क्या करना, आप अभी उसी टाइम जाके इन्फ्लेशन के टाइप्स देखो, इन्फ्लेशन में जो भी सीपीआई डब्ल्यूपीआई उसका डिफरेंस देखो, इन्फ्लेशन का क्या इंप्लीकेशन होगा वो देखो, इन्फ्लेशन का क्या इंपैक्ट कंज्यूमर पे होगा, क्या डेटर पे होगा, जो पैसे जिसने उधार लिए उस पर क्या इंपैक्ट होगा, फिर इन्फ्लेशन की जो टर्म्स है, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, उन सबको देखो। तो आपका क्या होगा, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग जो स्टैटिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का किसका रोल है, आरबीआई का क्या रोल है, गवर्नमेंट का क्या रोल है, एमपीसी क्या करती है, इंटरेस्ट रेट से क्या लिंक्ड है। तो जो स्टैटिक है वो आपका क्लियर हो गया, ठीक है। स्टैटिक क्लियर हो जाएगा तो आपका ये पर्टिकुलर चीज़ भी क्लियर हो गई। फिर आता है कि ये बोल रहा है डिवैल्यूएशन, डेप्रिशिएटिंग, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। उसकी हमने अभी इस क्वेश्चन में देखा, जब आप बीओपी करो तो उसमें एक्सचेंज रेट करके जाना आपको। जब आप स्टैटिक रिवाइज कर रहे हो तो इसमें एक्सचेंज रेट को रिवाइज करोगे, उसमें तुम्हें पता चलेगा कि डिवैल्यूएशन और अप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन करेंसीज होती है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, ये अल्टीमेटली आपके इकोनॉमी में कम से कम 4 क्वेश्चन आपको राइट दे देंगे। कैसे, पहले आपको बीओपी जो भी है स्टैटिक वगैरह कंप्लीट करना है, फिर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को आपको उसी टाइम देखना है एक बार कंप्लीटली। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, नहीं नोट्स बना रखे तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, वहाँ पे एक्सेस कर लेना एज ए रेफरेंस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद में आपने इन्फ्लेशन को रिवाइज कर लिया उसी टाइम में, ठीक है। और उसी टाइम में आपने जो डीवैल्यूएशन है, इसका 3 बार क्वेश्चन आ चुका है, डीवैल्यूएशन अगर होगा तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, ठीक है। उसी को आपने एक बारी और देख लिया अच्छे से कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो आपका क्या होगा, ये पर्टिकुलर जो प्रोसेस है ये टाइम लेगा 2 से 3 घंटे, लेकिन आपका इकॉनमी एक 30% तक इकॉनमी आपकी रिवीजन हो गई है। इन्फ्लेशन का जो मेजर कंसेप्ट है वो रिवीजन हो गया, स्टैटिक विद करंट वो आपका, प्लस इंप्लीकेशन के हिसाब से जैसा पीवाईक्यू पूछती है वैसे वैसे आपका रिवाइज हो गया, प्लस आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह, ये बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को आपको 3 घंटे लगेंगे, लेकिन साथ में आपको, अब जैसे ये पेपर है आप ये कर रहे हो, ठीक है,
अब इसमें क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन है G20 कॉमन फ्रेमवर्क, ये IMF का है, ऊपर ऑलरेडी हमने कर लिया है, तो इस क्वेश्चन को करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ये थर्ड क्वेश्चन है, सेम नीर और रीर की बात कर रहे हैं, आपको इसी क्वेश्चन से BOP का जब आप रिवाइज कर रहे हो तो आप रिवाइज कर लो, ठीक है, उसी के साथ साथ एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो इस पर्टिकुलर पूरे पेज से आपको क्या चीज़ें मिली है, एक IMF, 3 क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी एक तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिलेटेड हो सकता है, दूसरा वाला जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी BOP का है, ये क्वेश्चन भी BOP का है, और ये भी अल्टीमेटली क्वेश्चन BOP के रिलेटेड ही है। जो अनसस्टेनेबल डेट है उसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए वर्ल्ड बैंक G20 पेरिस क्लब और जो IMF का रोल है वो बता रहा है। तो अल्टीमेटली क्या है, ये जो पर्टिकुलर चारों क्वेश्चन है उनका कंसेप्ट एक ही है, तो आपको ब्रॉडली समझ आ जाएगा कि UPSC कैसे करती है, ठीक है। इस एक्सरसाइज में टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन आपको वर्थ इट देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, बॉन्ड का पूछ रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड बॉन्ड पूछ रहा है। अब आपने एक बार बेसिक इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख ली, अब साइड में क्या करना है, बॉन्ड पूछा है तो सारे बॉन्ड्स देखो, कन्वर्टिबल बॉन्ड्स देखो, नॉन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स देखो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स देखो, क्या बॉन्ड यील्ड क्या होती है, ठीक है। बॉन्ड यील्ड अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, ये बॉन्ड और शेयर वाला पूरा कंसेप्ट देखना है, यहाँ से रिवाइज करना है, जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं उस पूरे नोट्स को यहीं पे रिवाइज करना है कि शेयर का क्या पर्पज है, बॉन्ड का क्या है, बॉन्ड यील्ड कैसे इन्फ्लुएंस होती है, इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड यील्ड का क्या इंपैक्ट है। 12th वाली इकोनॉमी में अच्छे से एक्सप्लेंड है, वहाँ से भी नहीं मिल रहा है, जो भी आपने स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ा है वहाँ से प्लीज़ ये करके पूरा आपको स्टैटिक उसी 1-1.5 घंटे में रिवाइज करना उस पर्टिकुलर थीम का। प्लस आपको ये देखना है कि इस पर्टिकुलर चीज़ में उन्होंने क्या पूछा है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, शेयर मार्केट और जो ये बॉन्ड मार्केट है ये अच्छे से हो जाएगी। UPSC इज आस्किंग 1 to 2, इस बार आई थिंक 2 to 3 क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, शेयर मार्केट एंड बॉन्ड मार्केट से, ठीक है। तो आपका इस 1-1.5 घंटे में ये पूरा जो थीम है वो रिवाइज भी हो जाएगी, प्लस ये 5th क्वेश्चन आपका अच्छे से हो जाएगा। तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू गो थ्रू दी लास्ट 35 डेज। आपको लगेंगे 5-6 घंटे दिन के लगेंगे, लेकिन मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। प्लस ये है कि आपको हर इसमें फ़ायदा क्या होगा, आप स्विच ऑन करोगे, जैसे ये आपने इकोनॉमी के इतने कर लिए मान लो, फिर आप क्या, जैसे ये देखो आगे, मान लो कि आप पहुँचे हो यहाँ पे पॉलिटी में पहुँचे हो, हाँ ये आ गया पॉलिटी में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मान लो आपने 13 क्वेश्चन तक आप पहुँच गए हो, आपको 4-5 घंटे लगे, आप मान लो कि सेकंड डे दे रहे हो, यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा प्रोसीजर देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड होता है। अगर आपको पता है पूरे, अगर आपको फीचर्स पता है, तब इस क्वेश्चन को उसी टाइम मार्क करो कि दिस क्वेश्चन जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाली चीज़ है वो मेरे को एग्जैक्ट आ रही है, तो इस क्वेश्चन को मेरे को कोई नीड नहीं है गूगल करने की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ दो। अगर आपको नहीं पता है तो उसी टाइम में आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखो पूरा कि अमेंडमेंट कैसे होता है, ठीक है, क्या प्रोसीजर है, प्लस कोई रिसेंट में अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, रिसेंट वाला देख लो, प्लस जो मेजर है उनको देख लो, क्योंकि UPSC पूछती है कभी ना कभी वो अमेंडमेंट पूछ सकती है, और अमेंडमेंट, मेजर अमेंडमेंट्स इवन मेंस में भी इंपॉर्टेंट है, प्लस प्री में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हुआ, आपका स्टैटिक भी रिवाइज हो रहा है, प्लस करंट भी रिवाइज हो रहा है, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे आए, मान लो आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन गूगल करना है, आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्ट्रीज, मतलब ये मिनिस्ट्रीज की बात कर रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह उनकी बात कर रहा है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्ट्री इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द PM शेल नॉट एक्सीड, ये क्या बात कर रहा है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री की बात कर रहा है, मतलब पार्लियामेंट की बात कर रहा है ब्रॉडली। तो आप क्या करो, लक्ष्मीकांत को उठाओ और पार्लियामेंट को पूरा रिवाइज करो उसी मोमेंट में, उसी टाइम में जो भी पार्लियामेंट के आपने नोट्स बना रखे हैं प्लीज़ उसको उसी टाइम में कंप्लीट रिवाइज करो। तो आपका क्या हुआ अभी, ठीक है, ये आपने पूरा पार्लियामेंट रिवाइज कर दिया, तो पार्लियामेंट जब रिवाइज करोगे तो ये भी क्वेश्चन आपका निकल जाएगा उसी टाइम में, तो इस क्वेश्चन में आपको ध्यान ही नहीं देना, ठीक है। फिर देखो, फिर आप जैसे 16 क्वेश्चन तक आ गए हो, यहाँ पे बोला है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, आपने एक बार एंटी डिफेक्शन लॉ के फीचर्स देख लिए, उसी टाइम आपको क्या करना है कि ये 10th शेड्यूल है, आपको सारे शेड्यूल रिवाइज करने हैं, 9th क्या है, कब आया था, 8th शेड्यूल क्या है, उसके क्या क्या अमेंडमेंट्स है, 7th शेड्यूल क्या है 7th शेड्यूल में पूछ रहे हैं भाई प्रिजनर्स की, जो पिछली बार क्वेश्चन आया था कि प्रिजनर किस में, स्टेट लिस्ट में या सेंट्रल लिस्ट में। 8th शेड्यूल का अभी तक नहीं पूछा, 9th शेड्यूल का 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ, 10th शेड्यूल का 3-4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। फिर 5th और इस बार 6th शेड्यूल न्यूज़ में, क्योंकि AMTM जो अपना लद्दाख मांग रहा है, इसकी डिमांड कर रहा है, ऑटोनोमस रीजन्स वगैरह इनकी, 5th शेड्यूल हर साल पूछते हैं 4th और 3rd अपना 2nd and 1, इन सब को रिवाइज करना है, ये जितने भी शेड्यूल्स हैं उसको उसी टाइम रिवाइज करना है। तो फिर क्या होगा, जब आप 16 क्वेश्चन तक आओगे ना, मान लो आपने 16 क्वेश्चन तक कर लिए,
तो ये जो पर्टिकुलर है ना, ये शेड्यूल्स भी आपके स्टैटिक भी हो गया प्लस करंट भी हो गया, क्योंकि कोई भी न्यूज़ में अगर शेड्यूल है ना, मान लो 7 शेड्यूल न्यूज़ में, तो वो आपका ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएगा स्टैटिक से। सॉरी, ये हो गया। फिर आपका पूरा पार्लियामेंट यहाँ से रिवाइज हो जाएगा, यहाँ से आपका ये पार्लियामेंट का पूरा टॉपिक रिवाइज हो रहा है, ये आपका अमेंडमेंट रिवाइज हो रहा है। अब देखो इस पर्टिकुलर 5 क्वेश्चन से आपका PYQ भी एनालिसिस हो रहा है, ठीक है, आपका लक्ष्मीकांत भी पूरी रिवाइज हो रही है थीम वाइज, ठीक है, प्लस आपको एक अप्रोच भी मिल रही है, क्योंकि टाइम दोगे ना आप, टाइम के साथ आपकी रिटेंशन बढ़ेगी। अब जब भी क्वेश्चन अगर आ गया ना बाई चांस, अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर क्या है पार्लियामेंट की, क्या अमेंडिंग पावर है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो आपका 200% में मान के चलूँगा क्या और होगा, सही होगा क्वेश्चन। अगर आ गया ये पर्टिकुलर क्वेश्चन की लोकसभा और राज्यसभा की क्या पावर है, तो आपका 200% सही होगा। अगर आ गया 4th शेड्यूल या 5th शेड्यूल या कोई भी क्वेश्चन, तो आपका डेफिनेटली वो क्वेश्चन सही निकलेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये एक वे हो गया। मान लो एक और क्वेश्चन, मान लो ये अटॉर्नी जनरल दिया हुआ है, तो अभी क्या करना है, एक बार अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को देखना है, अच्छे से देखना है कि इनके क्या पावर्स है, कौन अपॉइंट करता है, कौन कब रिजाइन देते हैं, वो सब कुछ देख लिया। उसके साथ साथ जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है उनको सबको देख के जाना है। उसमें क्या, उसी टाइम जब आप इस पर्टिकुलर चीज़ को कर रहे हो, एक बारी आपने लक्ष्मीकांत खोली, हाथों हाथ आपने जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ थी उन सबको रिवाइज कर दिया। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, ECI है, UPSC जनरली UPSC का क्वेश्चन नहीं पूछेगी, फिर फाइनेंस कमीशन है, और फाइनेंस कमीशन के जनरली रिकमेंडेशन पूछती है, फिर अपना अटॉर्नी जनरल। इन चारों को एक बार रिवाइज कर दिया, ठीक है। इस बार ECI न्यूज़ में है, इलेक्शन कमीशन, दे कैन आस्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो इन चारों को आपने रिवाइज कर दिया। तो अब इससे क्या हुआ, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज सारी एक टाइम में रिवाइज हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर जैसे ये क्वेश्चन है, ये बोल रहा है रिट पटिशन, तो रिट पटिशन बोल रहा है फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड। पहले तो आपने रिट पटिशन सारी देख ली, कौन कौन सी 4 टाइप्स है, फिर आपको क्या करना है, पूरा फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक को रिवाइज करना उसी टाइम में। आपको ये चीज़ टाइम लेगी, ये आई एम 100% श्योर कि ये चीज़ें बहुत आपका टाइम कंज्यूम करेगी, लेकिन आपका क्या होगा, जैसे आपने ये पेपर अभी तक मान लो कि 18 क्वेश्चन कर लिए, 19 क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हेल्थ का है, तो आप क्या करो, UPSC हमेशा हेल्थ के रिलेटेड, एजुकेशन के रिलेटेड पॉलिसीज़ पूछती है। एक बार जाके हेल्थ मिनिस्ट्री पे या फिर जो भी विजन्स वगैरह इनके डॉक्यूमेंट है, हेल्थ की सारी पॉलिसीज़ उसी टाइम देख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ पे देखो डिप्टी स्पीकर है, तो पार्लियामेंट का ही क्वेश्चन है, पार्लियामेंट का जब आप कर रहे हो तभी हो जाएगा। तो अब देखो मैंने 20 क्वेश्चन एज ए एग्जाम्पल लिए, अब देखना आप 20 क्वेश्चन में क्या हुआ, आपका ये पार्लियामेंट थीम कंप्लीट हो गई, ये फंडामेंटल राइट्स 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए पॉलिटी के, ये हेल्थ वाला 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए, ये अटॉर्नी जनरल वाला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी 4 टॉपिक कंप्लीट हो गए, फिर शेड्यूल वाला 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए, ये पार्लियामेंट में आएगा, ये भी पार्लियामेंट में, ये भी अलग से 6 टॉपिक हो गए, 6 एंड देन 1 सेकेंड, हाँ 6, और ये हो गया अपना शेयर मार्केट, और ये तुम्हारा ये पर्टिकुलर थीम है 7 थीम, 7 हो गई तुम्हारी। फिर 1 सेकेंड, 7 एंड हाँ ये हो गई तुम्हारी IMF वर्ल्ड बैंक BOP 8 थीम, फिर इन्फ्लेशन ये 9 थीम, फिर ये तुम्हारा BOP में। अब देखो 20 क्वेश्चन तक तुमने क्या किया है, तुम अपने आप को समझना, मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ को समझना बहुत रिवार्ड देने वाली है। तुमने क्या किया, जो 20 क्वेश्चन थे, अभी हमने जो 20 क्वेश्चन अभी तक डिस्कस किए हैं, उसमें क्या हुआ, उन 20 क्वेश्चन ने तुम्हें अल्टीमेटली PYQ भी रिवाइज करवाया सारा, प्लस उसने क्या किया है कि जो भी आपने स्टैटिक था वो भी रिवाइज किया सारा साथ साथ में, प्लस 20 थीम, जो 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए उसमें से 9 टॉपिक्स अपने कवर हुए। 9 टॉपिक्स मतलब UPSC 100% लेके चलो कि इन 9 टॉपिक्स में से कम 10 से 11 क्वेश्चन हर साल पूछती है। मतलब आपका 22 मार्क्स का फोल्डर प्रिपेयर हो गया इसी एक पर्टिकुलर एक दिन के 20 क्वेश्चन में। गेटिंग दैट? आपको आई होप ये पर्टिकुलर चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि इसी एक 20 मार्क्स तक, 20 क्वेश्चन तक आपके अराउंड 22 मार्क्स तक आपका जो असेसमेंट है वो हो गया कि मैंने 22 मार्क्स तक का पेपर कर लिया है। गेटिंग दैट? तो अब आपको क्या करना है, ये मैंने एक वे बताया है अब आपको क्या करना है, जब 21वां क्वेश्चन सॉल्व करो, जब 22 का क्वेश्चन सॉल्व करो, तो उसकी थीम वो PYQ भी हो रहा है, स्टैटिक भी हो रहा है, प्लस आपको ये असेसमेंट भी उसी टाइम आप असेस करते जाओ। अपने एक नोटबुक बना लो कि मेरा जैसे मतलब आपने 30 क्वेश्चन तक किए, उसमें 1-2 थीम और ऐड हुई तो मेरा 30 मार्क्स बिल्टअप हो गया। तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये टाइम ज़्यादा नहीं लेगा, मतलब आई डोंट थिंक कि मतलब ये आपका ज़्यादा टाइम लेगा, बट आपको क्या करेगा, एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देगा पूरे पेपर की, मतलब कि पेपर में स्विच कैसे करना है,
हाथों हाथ स्विच कैसे करना है कि अब आप जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं एक दिन, फिर दूसरे दिन पॉलिटी पढ़ते हैं, लेकिन पेपर के टाइम ऐसा थोड़ा है कि भाई तुम पहले 1 घंटे इकोनॉमी कर लो, फिर दूसरे घंटे में तुम्हें पॉलिटी देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। पेपर में तो मिक्स आएगा। तो मिक्स के लिए तुम्हें एक माइंडसेट बिल्डअप करने पड़ेगा, और वो माइंडसेट कॉम्प्रिहेंसिव वन होगा कि भाई तुम एक पूरा यूपीएससी का सेक्शन ए लेके बैठो, जो एग्जैक्टली आता है, जैसा पेपर आता है उसी पेपर में सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो, उसकी थीम को गूगल करो। तो आपको क्या होगा कि वो अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलेगी स्विचिंग में, कि जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन था, हाथों हाथ उन्होंने इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपका इकोनॉमी भी रिवाइज हो रही है प्लस पॉलिटी भी रिवाइज हो रही है। ठीक है, दोनों एक साथ रिवाइज हो रहे हैं। धीरे धीरे अगर कोई इन्वायरमेंट का स्पीसीज का क्वेश्चन आ गया तो आपका इन्वायरमेंट भी रिविजन हो रहा है। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर आपने करा तो आपको 35 दिन में 25 दिन आपके पास इफेक्टिव नेट क्यूमुलेटिव इतना पीरियड रहेगा, उसमें आपके 3 से 4 बार ऐसे रिवाइज हो जाएगा। मतलब आपने 4 टाइम्स लगभग जो भी अपनी थीम्स थी, अब 4 टाइम आपने किया क्या देखना, PYQs भी कर लिया है, थीम्स भी कर ली है सारी, ठीक है, उसके साथ साथ स्टैटिक भी कर लिया उन सब का, प्लस आपने एक पेपर को कंप्लीट सॉल्व किया है। तो आपका माइंडसेट भी बिल्टअप हो रहा है, आपका नॉलेज भी बिल्टअप हो रहा है, आपका एप्टीट्यूड भी बिल्टअप हो रहा है। तो प्लीज़ इफ़ यू रियली वांट टू मेक इट टू द लिस्ट, आप लास्ट के 35 दिन में इस पर्टिकुलर अप्रोच के बेसिस पे जा सकते हो, क्योंकि मैंने पिछले दोनों अटैम्प्ट्स में यही काम किया है, और लिटरली ये आपको इतना कॉन्फिडेंस देगी। एक मोमेंट के बाद जब धीरे धीरे आप करोगे तो आपको अंदर से फीलिंग आएगी, हाँ अब मैं पेपर को सॉल्व कर सकता हूँ, अब मैं बैठ सकता हूँ। और अभी से आपको एक विजुअलाइजेशन करना है कि पेपर टफ आएगा, पेपर विल बी टफ, मतलब हर साल पेपर टफ आएगा, लेकिन पेपर मुझे निकालना है, किसी भी हालत में निकालना है। और टफ आएगा, तुम कल को मान लो कि तुम किसी डिस्ट्रिक्ट में DM हो, और मान लो कुछ ऐसा एकदम ही कुछ ऑन द स्पॉट ही कुछ सीन हो जाए, या फिर कुछ अनहोनी हो जाए एकदम से, जो मतलब तुमने एक्सेप्ट नहीं करी थी, मतलब कभी सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाए, कोविड क्राइसिस आ गई मान लो, तो तुम ऐसे थोड़ा ना बोल सकते हो कि आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, या फिर आई वॉज नॉट एबल टू गैस दिस पर्टिकुलर थिंग। यू कांट एब्डिक्ट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर कोविड क्राइसिस। तो यूपीएससी क्या बोल रहा है PYQs के थ्रू, तभी तो वो इतने रैंडम क्वेश्चन दे रहा है कि तुम्हें एक यहीं से तुम्हें जो अनसर्टेनिटी है उसको एम्ब्रेस करने की धीरे धीरे हैबिट पड़ जाए। कल को तुम एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे तो तुम्हें पता होगा कि भाई यहाँ पे सिचुएशंस बहुत वेरी कर सकती है, कभी कम्युनल वायलेंस होगी तो कभी कुछ और हो गया, कभी कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो कभी कुछ और सिचुएशन होगी। तो यू हैव टू एम्ब्रेस दी अनसर्टेनिटी। तो ये आपको एंड में हेल्प करेगा कि धीरे धीरे माइंडसेट ऐसा बिल्टअप होगा कि आपको रैंडम क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी आएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। बाकी मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें एग्ज़ाम के दिन हमें क्या करना है, उन 2 घंटों में किस वे से अप्रोच करना है, कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं या फिर क्या करना है, पहले क्या करना है बाद में क्या करना है, उसमें कंप्लीट मैं डिस्कशन करूंगा उस पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम के दिन हमारी अप्रोच होगी उसको। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।